नमस्ते। आज हम लोग सिक्स क्लास की साइंस की बुक में जो फिज़िक्स का पहला चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इसका आज ये सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। पिछले वीडियो में आपने देखा था यूनिट और मेजरमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग मोशन और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि कोई भी बॉडी रेस्ट में कब कहलाएगी और मोशन में कब कहलाएगी। फिर मोशन के टाइप को समझेंगे कि कितने टाइप के मोशन होते हैं, और फिर इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक सबसे पहला रहेगा रेस्ट एंड मोशन। तो उसमें रेस्ट यानी आप हिंदी में कह सकते हैं विरामावस्था। ठीक है। अगर आप किसी भी बॉडी, किसी भी पार्टिकल को रेस्ट में कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? किस आधार पर आप किसी भी पार्टिकल को या बॉडी को या ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे? तो अगर सोचें तो इस निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं कि अगर समय के साथ उस ऑब्जेक्ट की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। और अगर समय के साथ इसकी स्थिति बदलेगी तो हम कहेंगे कि ये मोशन में, मोशन कर रहा है। जैसे अगर कोई डस्ट, जैसे ये डस्टर है, इसको हम अपने हाथ में पकड़ लेंगे, इसको 5 मिनट तक पकड़े रहें तो बिना हमारे कुछ किए, ये ऐसा तो है नहीं कि डस्टर उड़ने लगेगा या हवा में चलने लगेगा, तो हम कहेंगे कि ये डस्टर रेस्ट में है। आप कुछ एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे आपके आसपास पेड़ हैं, तो पेड़ ऐसा तो है नहीं कि वो चल रहे हैं, मोशन तो नहीं कर रहे हैं, रेस्ट में हैं। एक खूबसूरत एग्जांपल और, बहुत गहराई से तो उस एग्जांपल को इस समय हम आपको नहीं बता पाएंगे, आगे की क्लासेस में आप उसी एग्जांपल से बहुत बेहतरीन चीज़ें फिजिक्स में समझेंगे, लेकिन थोड़ा आपको टच मिले इसलिए हम उस एग्जांपल को छेड़ रहे हैं। जैसे आप ट्रेन से कहीं घूमने जाते हैं, आपके परिवार से आपके पिताजी या कोई आपको छोड़ने आया, आप अपने ननिहाल जा रहे हैं ट्रेन से। आप ट्रेन में बैठे और पिताजी आपके स्टेशन पर खड़े हैं, स्टेशन पर खड़े होकर के वो आपको बाय कर रहे हैं और ट्रेन चलने लगी। तो आप जब ट्रेन के अंदर बैठे हैं, अंदर से अपने पिताजी को देख रहे हैं, वो स्टेशन पे एक जगह खड़े हैं और आपको बाय कर रहे हैं, और ट्रेन चलने लगी। जब ट्रेन चल रही है तो आप अपने पिताजी को देखिए तो आपको लगेगा, अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन ऐसे जा रही है और पिताजी आपके यूँ यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ से अगर अपने पिताजी को देखेंगे और ट्रेन चलेगी तो आपको क्या लगेगा कि पिताजी हमारे पीछे जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि चल तो ट्रेन रही है, पिताजी तो एक जगह आप पे खड़े हैं, है ना? चल ट्रेन रही है, लेकिन आप अंदर से देखेंगे तो आपके लिए पिताजी पीछे चल रहे हैं। आपके पिताजी ने जब आपको देखा तो उनके लिए ट्रेन चल रही है। तो कहीं ना कहीं इससे बात समझ में आती है कि रेस्ट और मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कहें तो हैं तो ये दोनों रिलेटिव टर्म्स, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप किसी को भी रेस्ट में या मोशन में तब कह पाएंगे जब आप किसी के सापेक्ष कहें। अब उस पर हम और गहराई से जाएंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन बढ़ेगा, हम सिर्फ आपको टच देना चाह रहे हैं कि इस नजरिए से भी नजरिया बदलिए और इस तरह सोचिए कि ट्रेन में जब आप हैं तो आपके लिए तो पिताजी पीछे जा रहे हैं और पिताजी के लिए ट्रेन चल रही है। इसी में और अगर ट्रेन में आप आगे चलते हैं तो छोटी उम्र में बच्चे जो है कहते हैं कि मम्मी देखो हमारे साथ साथ पटरी चल रही है, पटरी भी चल रही है। तो वो ट्रेन में है, उनके लिए पटरी चल रही है, पीछे जा रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पटरी चल नहीं रही है, ट्रेन चल रही है। थोड़ा सा भी अगर इस बात को आप पूरी तरह भले ना समझ पाए, थोड़ा सा भी अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो मानिए कि काफी कुछ आपने समझा है। आगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब इसको पढ़ाया जाएगा आपको, तब आपको इसमें और मजा भी आएगा। अब रेस्ट की बात हमने की कि अगर समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में या पोजीशन में
बदलाव नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। वहीं दूसरी तरफ जब बात मोशन की आएगी तो हम कहेंगे कि अगर समय के साथ उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है तो वो मोशन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, अब इसी चीज को लिख लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, तो सोचते हैं क्या अभी हमने बोला समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की बात कही, तो लिख लेते हैं, उसी चीज को लिख लेते हैं। ठीक, एक बार पढ़ लेते हैं। If position of an object does not change with passing of time, then the object is said to be in rest. यानी समय के बढ़ने के साथ या समय के बदलने के साथ, ठीक है, या समय के चलने के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक, इस तरह आप लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो, और समझ भी गए कि किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब कहेंगे। इसके तमाम एग्जाम्पल आपको अपने आसपास दिख भी जाएंगे। अभी हमने कुछ के बारे में डिस्कस किया कि डस्टर है, पेड़ है, आपके घर में अलमारी है। ठीक, अब अगर यही बात आपसे कर दी जाए कि अब मोशन को डिफाइन करो कि कोई भी पार्टिकल मोशन में कब है, तो इसी पूरी लाइन में if position of an object does not change with passing of time, then the object is said to be in rest. इसमें जरा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा नहीं लिख रहे हैं उसी चीज को, आप इसको देख लीजिए, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिए। हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं इसको, यहीं रेस्ट कीजिएगा, ऊपर मोशन लिख दे रहे हैं और थोड़ा सा चेंज, मोशन हो गया, ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट को हटा दिया, तो यहाँ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ पासिंग ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। सॉरी, रेस्ट इधर भी तो बदलाएगा, इधर भी बदलाएगा, सॉरी, इधर सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with passing of time, then the object is said to be in motion, क्योंकि पोजीशन अब बदल रही है। ठीक है, आप चाहें तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये बात तो, ये फर्क तो समझ में आया कि कोई पार्टिकल रेस्ट और मोशन में किस आधार पे कहलाएगा। ठीक है, अब रेस्ट की बात नहीं करते, हम मोशन में ही थोड़ा और गहराई पकड़ते हैं। मोशन है तो कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन करते हैं। ठीक है, ठीक, टाइप्स ऑफ मोशन। एक बार ऐसा करते हैं कि सब टाइप का हम यहाँ नाम लिखते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी आपको बातें उससे रिलेटेड बताते जाएंगे, फिर एक एक की हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। समझ जाएंगे तो लिखना कोई कठिन नहीं है।
और लिख लिख के रट करके कुछ नहीं होगा, न मजा आएगा, न समझ में आएगा, न लिख पाएंगे कहीं। पहले समझ लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहला, सबसे सिंपल, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ठीक। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? हिंदी में अगर आप इसको कहना चाहें तो कहेंगे ऋजु रेखीय गति। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन यही है, ऋजु रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। बहुत सिंपल है। एक सीधी लाइन में अगर किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रही है, एक सिर्फ एक सीधी लाइन में हो रहा है मोशन, तो आप कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, जैसे एक सीधी लाइन है, इसमें जो है मोशन हो रहा है। ठीक। सेकंड, अभी इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, एक रफ आप समझते जाइए कि क्या क्या है। रेक्टिलिनियर हो गया। अब उसके बाद अगर आप इसी के पार्ट में चाहें तो लिख सकते हैं, हम यहाँ स्टार बना करके लिख दे रहे हैं, नॉन रेक्टिलिनियर। ठीक है, नॉन रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? मोशन भी लिख ही देते हैं। नॉन रेक्टिलिनियर मोशन क्या है कि एक सीधी लाइन में ना हो, कर्व्ड लाइन में हो। ठीक है, जैसे आप इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं, कुछ इस तरह की लाइन में अगर हो रहा है, यहाँ एक पॉइंट है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे कुछ हो रहा है, तो लगातार जो है आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पोजीशन ए से बी तक कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ये उसका पाथ है। ठीक है, ए से बी में वो ट्रेवल कर रहा है और ये उसका पाथ है, तो अगर इस पाथ से हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये नॉन रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि लगातार डायरेक्शन बदल रही है, एक सीधी लाइन में नहीं हो रहा है मोशन। लेकिन अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक सीधी लाइन खींच दें और मिला दें और इस पाथ से पार्टिकल जाए तो हम कहेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक। अच्छा, अब सेकंड हम देख लेते हैं। रेक्टिलिनियर हो गया, नॉन रेक्टिलिनियर हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन। यही रेक्टिलिनियर इसी का पार्ट है। ट्रांसलेशनल मोशन, हिंदी में कहते हैं इसको स्थानांतरी गति। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का स्थानांतरण। अगर आप रफ समझना चाहें कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस तरह से मोशन करता है कि उस ऑब्जेक्ट पर के सारे पॉइंट एक सेम लाइन में, एक सेम डायरेक्शन में मोशन करें, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक हो गया, अभी डेफिनेशन लिखेंगे और डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम रफ बताते चल रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन। फिर आता है थर्ड, यहाँ लिख रहे हैं 70 नंबर 72 नंबर में 34 दो लिखो। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को कहते हैं हिंदी में वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब एक सर्कुलर पाथ, एक सर्कल पर, जैसे आपने सर्कल पढ़ा होगा, बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन एक सर्कल पर, सर्कल का एक सेंटर ही होता है, एक सर्कल पर अगर कोई पार्टिकल मूव करे तो उसको हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे यहाँ था, यहाँ आ गया, ऐसे बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ आ गया, यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, एक खास बात यहाँ देखने वाली है कि जब भी पार्टिकल घूम रहा है इस पाथ पे, तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। भाई इसी को ना आप रेडियस करते हैं, यही है। ठीक है, यही है सर्कुलर मोशन। ये तो हमने काफी हद तक आपको बता दिया। चौथा देखते हैं, रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन का मतलब है, आप इसको एग्जांपल से ही समझिए सीधे। जैसे आपके घर में कोई पंखा है, दीवार पे पंखा होगा, सीलिंग फैन, वो जब चलता है तो आप देखिए कि वो रोटेट कर रहा है, जिस जगह पर पंखा है वहीं पे रोटेट कर रहा है। उसी रोटेट किसी भी ऑब्जेक्ट के उसी रोटेशन को रोटेशनल मोशन कहेंगे। अभी रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा मिलाया जाएगा, जब अभी आगे बताएंगे हम उसको मिला करके बताएंगे। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन होता है कि वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करे। ठीक, इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आप अपने दोस्त को झूला झूला रहे हैं, झूला जहां से लटक रहा है वहां से थोड़ी दूर गया, फिर सीधे में आया, फिर आप तक पीछे पहुंचा, फिर आपने ढकेल दिया। बस ये हो कि जब आप ढकेलें तो ढकेलने पर जो एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचता है झूला, जो होता है ना कि आपने ढकेला और एक ऊंचाई तक गया, फिर वहां से वापस आया झूला, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट बदले नहीं। जब झूला जाए तो वहां तक जाए, फिर वापस आप तक आए, फिर आपने ढकेला, फिर वहां तक जाए, फिर आए, और इसमें भी टाइम का इंटरवल वो सेम हो, तो आप उसको कहेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि उसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो उस मोशन को रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये कहलाएगा पीरियोडिक मोशन। अब हमने यहाँ 5 तरह के आपको बता दिए, पहले रफ बताया, अब डेफिनेशन लिखते लिखते भी हम लोग समझेंगे ताकि एकदम दिमाग में चिपक जाए। ठीक है, हाँ, सबसे पहला क्या, रेक्टिलिनियर। ठीक, उसकी डेफिनेशन ही आगे समझ तो आप गए हैं, एक सीधी रेखा में जो मोशन, सादा फैशन बनाए हैं। if any moving body, अरे आज उधर जाएगा, लेता जाएगा। देखो 5031 नंबर। नहीं ऐसे नहीं करते, थोड़ा बदल इसको, 5031 585 इसको बदलते हैं। 232 234। If the क्या होता है, if the path of any moving body is a straight line, then motion by the body 76 नंबर 232 234 is called 399 76 rectilinear motion। इसको ही लिख लीजिएगा, लिख देते हैं, हम ही लिख देते हैं। अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 रेक्टिलिनियर आर्टिकल हुआ है मोशन। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं।
रेक्टिलिनियर मोशन में क्या हो सकता है, एक सीधी पटरी पर ट्रेन चल रही है, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। आप किसी अपनी छत से या किसी ऊंचाई से एक बॉल को छोड़ दें, सिर्फ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगी, ठीक। लिफ्ट है, ऊपर नीचे आती जाती है, सीधी रेखा में आ जा रही है, रेक्टिलिनियर मोशन। उसी लिफ्ट की आप रस्सी काट दें तो वो भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, रेक्टिलिनियर मोशन। तमाम एग्जांपल आप और देख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल हमने बता दिया, डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप चाहें तो पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। हमें लगता है खींच लिया या पॉज करके लिख लिया होगा। अब नॉन रेक्टिलिनियर मोशन का की डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे और उसमें स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व लाइन कर देंगे, ठीक। ये आपकी जिम्मेदारी। दूसरा अब क्या था, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक, इसमें लिखते हैं a motion in which all every point of moving body is moved uniformly in same line or direction a motion in which every point of a moving body is moved uniformly in same line or direction is called ट्रांसलेशनल मोशन। TM लिख देते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन समझ लीजिए। तो आप समझ गए। अब इसका कोई एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई भी कार मूव कर रही है या ट्रेन मूव कर रही है, या हम इस डस्टर को ही लेके इस तरह मूव कराएं, ऐसे आगे पीछे ही मूव कराएं, ऊपर नीचे कराएं, ऐसे करें। तो जब हम इस डस्टर को मूव करा रहे हैं तो इस पे जितने भी पॉइंट्स है, ये कोई भी आप एक पॉइंट लें, सारे पॉइंट्स जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये वाला पॉइंट उस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम बदल रहे हैं तो पूरी बॉडी एक साथ जो है स्थानांतरित हो रही है, इसीलिए स्थानांतरी गति नाम है इसका, ट्रांसलेशनल मोशन आप अंग्रेजी में कहते हैं। एग्जाम्पल भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गई, चाहिए तो कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं सर्कुलर मोशन। तो कौन सा, तीसरा नंबर वो। सर्कुलर मोशन ये सर्कुलर मोशन पहले समझ लीजिए। तो बताया था उसको, तो डिटेल में काफी बताया था। ये किसी भी सर्कल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मूव कर रहा है,
तो उस टाइप के मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर पाथ है उसका। इफ एनी ऑब्जेक्ट, और आप यहाँ ऐसे करके लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट और पार्टिकल moves on a circular path, then motion by the object or particle is called सर्कुलर मोशन। CM लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए, ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे इसको चित्र भी ये बना लीजिए, चित्र से याद रहेगा, ठीक। यहाँ पे इसका सेंटर है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो इस तरह ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक, ठीक है, बना लीजिए आपने। और एक चीज ये भी बना लीजिए, इसके सेंटर से इसकी दूरी जो सेम, भाई रेडियस तो होगी, सर्कल है तो उसका रेडियस होगा कुछ, वही है रेडियस कि फिक्स पॉइंट से दूरी सेम है, ठीक। अब इसके एग्जांपल में हम आपको बताएं, रोटेशनल मोशन के लिए जब हम रफ आइडिया दे रहे थे, जब टाइप्स बता रहे थे और उसमें रोटेशनल मोशन के एग्जांपल में हमने बताया था कि पंखा आपके सीलिंग पे जो लगा होता है वो रोटेट करता है, हमने उसका एग्जांपल आपको बताया था रोटेशनल मोशन में। अब उसी पंखे को हम सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में बताएंगे। कैसे? पंखे का जो ब्लेड है, आप देखें, उस ब्लेड पर अगर आप किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लें, जैसे ये ब्लेड है मान लीजिए, ठीक, इस ब्लेड पर अगर हम इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लें तो ये पॉइंट क्या कर रहा है? ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी तो दूरी फिक्स है भाई। यहाँ पर जहाँ मोटर वगैरह लगी रहती है उसकी पंखे की, ये अगर उसको सेंटर मान लें और यहाँ ब्लेड पे ये कोई पॉइंट है, ब्लेड इसी तरह घूम रहा है, इससे तो दूरी उसकी सेम है, तो सर्कुलर मोशन में काउंट होगा भाई पंखे का घूमना। लेकिन पंखा जो है वो अपनी एक्सिस पे, जहां पर मोटर लगी हुई है, अगर उसको आप उसकी रोटेशनल एक्सिस माने तो उस एक्सिस पे तो वो रोटेट कर रहा है उस जगह पे, है ना, तो वो रोटेशनल मोशन में भी काउंट होगा। अभी उसकी डेफिनेशन लिखेंगे जब रोटेशनल मोशन की तो समझ में आएगा। फिलहाल इसको कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या चौथा क्या है? रोटेशनल मोशन। सबकी डेफिनेशन आप देखेंगे, शुरुआत वगैरह सब सेम रहेगी, लैंग्वेज लगभग सेम है सबकी, लेकिन आपको अगर पता है कि प्रॉपर्टी क्या है, किस आधार पे हम वर्गीकृत कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मोशंस का, तो आप आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ any object rotates on its axis, then if any object rotates on its axis, then the motion by, पूरा लिख लेते हैं, then the motion by object is called रोटेशनल मोशन। RM का लिख के हम छोड़ रहे हैं, आप लिख लेना इसको पूरा।
If any object rotates on its axis, then the motion by object is called rotational motion. भाई बहुत सिंपल है यार, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है ना तो रोटेशनल मोशन है। सर्कुलर पाथ में चल रहा था तो सर्कुलर मोशन था, रेक्टिलिनियर एक लीनियर पाथ पे चल रहा था तो रेक्टिलिनियर था, कर्व लाइन पे चल रहा था तो नॉन रेक्टिलिनियर था। ठीक, रोटेशनल का एक और एग्जांपल ले लो कि घड़ी की सुई जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है ना, लेकिन अगर सुई की नोक या सुई पर का कोई पॉइंट देखो तो वो पॉइंट तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, इसको थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करोगे तो दोनों के सेपरेट कंसेप्ट्स आपके और क्लियर होंगे। ठीक है, एग्जांपल भी बता दिया, डेफिनेशन ये हो गई, कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपनी कॉपी में लिखें, स्क्रीनशॉट वगैरह सही नहीं रहता। अपने हाथ से एक बार लिखेंगे तो अभी के अभी याद हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम टाइम में बैठ के रटेंगे। इसे रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, समझे रहिए। अब पांचवा टाइप, लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे खूबसूरत, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अच्छा, इसको समझा तो चुके ही हैं, पहले लिख ही देते हैं फिर बताएं। A motion which repeat itself after irregular interval of time, a motion which repeats itself after a regular interval of time is called, चलो अंतिम में पूरा लिख देते हैं, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। अच्छा, जो कि अपने को दोहराए एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ठीक, क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? एक सबसे बढ़िया एग्जांपल, इसका आपको आगे चल के प्रैक्टिकल करना रहेगा लैब में, क्या करना रहेगा वो तो आगे चल के बताएंगे, लेकिन अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें कि अगर आप किसी, मान लीजिए कि पत्थर को ही, या आपने देखा होगा हिप्नोटाइज करने वगैरह के शो जो आते हैं कि किसी को हिप्नोटाइज कर दिया, तो क्या करते हैं, एक कोई भी स्फेरिकल बॉल ली, स्फेरिकल जो है उसको धागे से लटकाया और धागे को यूं इधर उधर आगे पीछे हिलाने लगे, टू एंड फ्रो मोशन उसको कहते हैं। ठीक है, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, ये वाला तो ही गया, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं उसको, आगे पीछे का मोशन। ठीक है, तो उस आगे पीछे के मोशन में आप देखेंगे कि एक फिक्स टाइम के बाद वो रिपीट करने लगता है अपने मोशन को। जरा बात समझिएगा बड़े ध्यान से, जैसे ये धागा है, इस धागे से एक बॉल यहाँ लटकी हुई है। ठीक, बॉल को हमने चलाना शुरू किया इस तरह हाथ में, ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हैं ना, हिप्नोटाइज करने के लिए जैसे करते हैं। तो ये बॉल उठ करके थोड़ा सा यहाँ एंगल ले लेगी और यहाँ पे जो है इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, फिर ये वापस जाएगी और इस जगह यहाँ कहीं पहुंचेगी, थोड़ा सा एंगल लेकर के यहाँ कहीं पहुंचेगी,
तो होगा क्या, बॉल पहले यहाँ थी, फिर यहाँ पहुंची, फिर वापस यहाँ आई, और फिर यहाँ आई, और फिर यहाँ आई। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर वापस इधर चली जाएगी। शुरुआत कहाँ से हुई थी, फिर देखिए एक बार, फिर देखिए ये बॉल है, हमने इसको हिलाना शुरू किया, तो ये बॉल यहाँ से यहाँ गई, इस जगह आई, फिर यहाँ आई, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि और फिर उसके बाद इधर आ जाएगी, तो फिर मोशन को रिपीट करने लगेगी। इसी जब रिपीट करना शुरू करे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो हम उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक, यहाँ लिखा है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल झूले वाला हमने आपको उस समय समझाते समय बताया था कि झूले को आप कह सकते हैं। ऐसे और कुछ एग्जाम्पल खोजिएगा। तो आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब बुक में आपके जो भी एक्सरसाइज है उसको करने की कोशिश करिए, कीवर्ड्स लिखिए, जो भी कीवर्ड्स दिए उनको अपनी कॉपी में खुद लिखने की कोशिश करिए, क्वेश्चन वगैरह करिए, बुक को पढ़िए। अब देख लेते हैं आज हमने क्या क्या जाना। तो रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट को क्या कहें, कब कहेंगे वो समझा। मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट कब कहेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन देखा, रेक्टिलिनियर, नॉन रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल, पीरियोडिक, ट्रांसलेशनल, कई तरह के मोशन देखे। ठीक, अब ये आज यहाँ चैप्टर समाप्त हो गया। अब बात करते हैं जरा पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन दिए थे। 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बताना था, और इसी 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में बताना था। कुछ जानकारी हमने दे रखी थी, फिर एक बार उसको यहाँ लिख देते हैं। अभी भी अगर कोई करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद जरूर करें। हमने बताया था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। हमने कहा 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। सीधे आप नहीं बदल पा रहे हैं तो किलोमीटर से मीटर में बदलिए। 1 किलोमीटर माने 1000 मीटर, तो ऐसे हो गया, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1000 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। साधारण सी बात है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1000 गुणे 100 आ गया 1 किलोमीटर सेंटीमीटर। कर लो वहां भैया, 1000 गुणे 100 से किया तो 2 जीरो और बढ़ गए, कॉमा लगा लो चाहे। ठीक, सही हो गया ना। 1000 गुणे 100 हमने कर दिया। आप इसको 10 की पावर में भी लिख सकते हैं। अब इसी को अगर 10 की पावर में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि छोटी यूनिट तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, बड़ी यूनिट तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी। ठीक हो गई बात। ठीक, अब इसी को मिलीमीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर तक तो बदल ही लिए। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, फिर 10 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा। इसमें 5 जीरो थे, 6 जीरो कर दो, 2 3 4 5 6 और 3 2 2 पे कॉमा लगा दो, हो गया कॉमा। ठीक, पावर में लिखना चाहते हो 10 की पावर 6 मिलीमीटर। फिर आप देखिए वही सेम चीज है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यूनिट बड़ी है तो 1 है। छोटी यूनिट तो 10 के पावर 5 आ गया, उससे भी छोटी यूनिट तो 10 के पावर 6 आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ने लगी क्योंकि यूनिट घट रही। तो अब आज ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, और कल की बात भी हमने बता दी। अब मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले टॉपिक के साथ। ठीक, थैंक यू सो मच।